हमारे चैनल गणेशाय वर्ल्ड। बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में यूनिट सेकंड में क्वांटम संख्या का पार्ट 2 करेंगे, है ना। इससे पहले दोस्तों हमने क्वांटम संख्या क्या होती है इसका सारा कुछ बेसिक पढ़ लिया था और हमने दो क्वांटम संख्याएं पढ़ी थी। एक पढ़ी थी हमने मुख्य क्वांटम संख्या और दूसरी हमने पढ़ी थी द्विगंशी क्वांटम संख्या। लेकिन दोस्तों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो हमारी द्विगंशी क्वांटम संख्या थी उस द्विगंशी क्वांटम संख्या में वॉइस नहीं आ रही थी, आवाज नहीं आ रही थी। तो दोस्तों उस प्रॉब्लम के कारण बहुत बहुत सॉरी कि उसमें क्या पता क्या प्रॉब्लम हुई, मुझे भी नहीं पता उसमें क्या प्रॉब्लम हुई थी, है ना। तो द्विगंशी क्वांटम दोस्तों द्विगंशी क्वांटम संख्या है उसको मैं आज समझा रहा हूं और बाकी जो बची संख्याएं हैं, है ना, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, इन संख्याओं को भी आज की वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करेंगे, है ना। तो दोस्तों यदि आपने जो पिछली वीडियो क्वांटम संख्या का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि आप उसको नहीं देखेंगे तो फिर ये जो चीजें हैं ना, आज मैं क्या बात बता रहा हूँ क्या पढ़ा रहा हूँ वो चीजें आपको समझ में नहीं आने वाली, है ना। तो आई मोस्ट रिक्वेस्ट टू यू कि वो वीडियो आप जरूर देखें, है ना। इसके बाद ये वीडियो देखें तो आपको बहुत मजा आने वाला है ना। तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में भी आप जाकर उसको देख सकते हैं, है ना। तो दोस्तों एक बार मैं क्वांटम संख्या आपको याद दिलाता हूँ, क्वांटम संख्या क्या होती है। तो दोस्तों जो क्वांटम संख्या होती है वो परमाणु होता है वो परमाणु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों की जानकारी देती है। क्या बोला मैंने? जो क्वांटम संख्या होती है एक संख्या ही होती है और ये ऐसी संख्या होती है जो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जानकारी देती है। अब इलेक्ट्रॉनों की क्या जानकारी देती है? तो इलेक्ट्रॉनों की जानकारी यह देती है कि वो इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है, किस उपकोष में है, किस कक्षक में है, उस कक्षक का चक्रण क्या है, उस इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या है, ये सब जानकारी देने वाली जो संख्या होती है उसे क्वांटम संख्या बोलती हैं। 4 होती हैं, है ना। मुख्य क्वांटम संख्या, चुंबकीय मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, है ना। तो दोस्तों मैं इतना ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि पिछली वीडियो में आवाज की प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए, ठीक है। बट दोस्तों ये मत समझना कि पूरी वीडियो में आवाज की प्रॉब्लम है, बस आधी वीडियो में आवाज की प्रॉब्लम थी, है ना। और बस से आधी से ज्यादा वीडियो मतलब 18 मिनट जो लगभग क्या 28 मिनट की या 33 मिनट की वीडियो थी तो 18 मिनट तक वो अच्छे से चली थी, बाकी 10 मिनट की प्रॉब्लम थी, हाँ सॉरी 10 मिनट की ही प्रॉब्लम थी, है ना। तो उसमें ये बस समझाया था तो उसको आज हम कंप्लीट कर रहे हैं ना। तो दोस्तों आइए हम इसको समझते हैं। तो दोस्तों जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है उस द्विगंशी क्वांटम संख्या है ये हमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन के उपकोष के बारे में बताती है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किस उपकोष में है, मतलब एस उपकोष में है, पी उपकोष में है, डी उपकोष में है या फिर एफ उपकोष में है। तो ध्यान रखना ये दोस्तों ये क्वांटम संख्या आपको बताती क्या, कक्षा में उपकोष की जानकारी देती है। किसकी जानकारी देती है? कक्षा में हमें उपकोष की जानकारी देती है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किस उपकोष में है ना। इस क्वांटम संख्या को दोस्तों हम एल से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? एल से व्यक्त करते हैं। और जो एल का मान मतलब जो ये वाली क्वांटम संख्या है ये एल का मतलब एल का मान है वो एन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? एन पर निर्भर करता है ना। और एन पर निर्भर तो करता है लेकिन होता क्या है? तो एन पर निर्भर करता है जो एल बराबर 0 से n-1 होता है, जो l बराबर 0 से n-1 होता है। अब ये कैसा क्या है ना। तो उसको भी मैं जो टेबल दिखाऊंगा ना इसमें पूरा सब क्लियर करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं इसकी थ्योरी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पहला पॉइंट, यह क्वांटम संख्या यह है क्वांटम संख्या कक्षा में उपकोष की जानकारी देती है, उपकोष की जानकारी देती है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इसे एल से व्यक्त करते हैं, ठीक है। एल से व्यक्त करते हैं एवं एल का मान n पर
निर्भर करता है। ठीक है, अब इसको एल से तो व्यक्त करते हैं, लेकिन जो एल है ना वो किस पर निर्भर करेगा, इस एन पर निर्भर करेगा, मतलब एन के ऊपर डिपेंड रहेगा एल का मान। ठीक है, जो एल बराबर 0 से n-1 तक होता है। ठीक है, अब ये क्या चीज है, l बराबर 0 से n-1, ये क्या चीज है, ये चीज अब भी हाल आपको क्लियर हो जाएगी, इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये आपको चीजें क्लियर है। अब ये कैसे l का मान n पर निर्भर करता है उस चीज को समझो। ठीक है, अब देखो दोस्तों क्या है, यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें एक कॉलम में मैंने रखा है n का मान, और एक कॉलम में रखा है मैंने l का मान, और दूसरी कॉलम में रखा है मैंने ऑफ कोर्स, है ना, क्योंकि ये संख्या है ना ऑफ कोर्स की जानकारी हमें देती है। ठीक है, अब देखो इसने बोला l का मान n पर निर्भर करता है, तो कैसे करता है उसको समझो। ठीक है, अब मान लिया दोस्तों जो n है उस n का मान हमने माना है 0, n का मान क्या है 0, है ना, तो n का मान यदि मान 0 है तो l का मान क्या होगा, l बराबर 0 से n-1 होता है ना, तो यहाँ से l का मान क्या हो जाएगा, l बराबर 0 से n-1, अब n का मान क्या रखा हमने 0 माना है ना, तो मतलब 0 - 1 क्या हो जाएगा हमारा एक मिनट दोस्तों, 0 - 1। बट दोस्तों एक बात आप ये बताओ मुझे, क्या n बराबर 0, देखो मैंने ये टॉपिक इसलिए उठाया, ये इसलिए समझा रहा हूं, क्या n बराबर 0 कभी हो सकता है, देखो n क्या है, कक्षाएं की संख्या है, अब कक्षाओं की संख्या, क्या कक्षाओं की संख्या कभी 0 हो सकती है, अब 0 तो तब हो सकती है जब हम उसके लिए ज्ञात ना करें, है ना, तो जो n का मान है वो 0 कभी नहीं हो सकता। ठीक है, n का मान हमेशा कितना रहता है, 1 से स्टार्ट होता है ना, 1 से लेकर कहाँ तक चलता है, 7 तक। ठीक है, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है n। ठीक है, तो एक मिनट, है ना, तो l बराबर 0 से n-1, मतलब n का मान हमें कितना रखना है, 1 रखना है। ठीक है, तो 1 है ना, -1। अब हमने ऐसा किया, l बराबर 0 से 1-1, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब दोस्तों इसका ये हुआ कि देखो l बराबर 0, यहाँ पर 1-1 क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब दोस्तों जो l का मान है वो आपको केवल कितना प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है, देखो 0, है ना, अब यहाँ 0 और यहाँ भी 0, मतलब 0 से 0 मतलब 0, मतलब n का जो l का मान है आपको कितना प्राप्त हुआ है, केवल 0 प्राप्त हुआ है। इस 0 का मतलब क्या है दोस्तों, केवल आपको जो l का मान है वो 1 प्राप्त हुआ है। अगर संख्या में बात करें तो केवल एक ही संख्या आपको दिख रही है, तो संख्या में क्या प्राप्त हुआ, केवल 1 मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों जब l का मान हमें 1 प्राप्त होता है तो जो हमें उपकोष है वो केवल हमें एक उपकोष प्राप्त होता है। कितना उपकोष, एक उपकोष प्राप्त होता है। ठीक है, और वो उपकोष आपको प्राप्त होगा S, वो उपकोष आपको कौन सा प्राप्त होगा, S। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब L का मान, देखो अब L का मान क्या है, 0 है, तो L का मान जब 0 प्राप्त होगा तो आपको एक उपकोष प्राप्त होगा, और वो उपकोष कौन सा होगा, S, मतलब L बराबर 0 पर आपको S उपकोष प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम n बराबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, जब n का मान 2 होगा, ठीक है, तो l का मान क्या हो जाएगा, देखो इधर l बराबर 0, ठीक है, से n-1, मतलब n का मान कितना है, 2 है, तो 2 - 1। ठीक है, अब देखो ये तो 0 और 2 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, मतलब आपका जो l का मान है वो 0 से कितना प्राप्त हुआ, 1। अब 0 से 1 मतलब 0 से 1 में एक 0 होगा और एक 1 होगा, 2 ही संख्याएं होंगी, है ना, मतलब क्या है आपका 0 और 1। इस 0 से 1 का मतलब क्या है, एक 0 और एक 1, मतलब आपको कितनी संख्याएं प्राप्त हुई हैं, 2 संख्याएं प्राप्त हुई हैं। 2 संख्याएं आपको देखो, एक 0 और एक 2 संख्याएं हैं, मतलब l के मान आपको कितने प्राप्त हुए हैं, 2 प्राप्त हुए हैं, है ना। तो जब आपको l के मान 2 प्राप्त होंगे तो उपकोष भी आपको कितने प्राप्त होंगे, 2 प्राप्त होंगे, है ना। तो यहाँ पर आप लिख लोगे 2 उपकोष, 2 उपकोष। अब आपको 2 उपकोष कौन कौन से प्राप्त होंगे वो देखना है। देखो l बराबर 0 था तो s प्राप्त हुआ, तो यहाँ l बराबर 0 है तो इस पे भी आपको क्या प्राप्त होगा, s प्राप्त होगा। अब लेकिन एक भी प्राप्त हुआ, 1 भी प्राप्त हुआ, तो जब 1 होगा प्राप्त तो आपको क्या मिलेगा, p, है ना। तो मतलब ये 2 संख्याएं मिलेंगी, तो यहाँ 2 उपकोष, और 2 उपकोष कौन कौन से होंगे, s और p। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हम देखते हैं n बराबर 3 पर। तो जब n बराबर 3 होगा दोस्तों, है ना, तो l का मान क्या हो जाएगा, l बराबर 0
एल बराबर 0 से n-1। अब n का मान कितना रखना है 3, मतलब 3 - 1, ठीक है, बराबर। अब 3 - 1, 3 में से 1 घट जाएगा, कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। मतलब आपका जो जीरो यहाँ 0 है और यहाँ क्या बच जाएगा 2, मतलब आपका जो एल का मान है वो आपको 0 से 2 तक प्राप्त हुआ है ना। अब इस 0 से 2 का मतलब क्या है, इस 0 से 2 का मतलब एक 0, 0 से 2 में कौन कौन संख्या है, एक 0, एक 1 और एक 2, ये तीन ही संख्याएं आती हैं। मतलब आपको जो एल का मान है वो कितने प्राप्त हुए हैं, 3 प्राप्त हुए हैं, एक 0, एक 1 और एक क्या हुआ है 2। कितने हुए हैं 3। मतलब एल के मान आपको 3 प्राप्त हुए हैं, 0, 1 और 2, 0, 1 और 2। तो ध्यान रखना है जब एन का मान 3 होगा तो एल के मान कितने होंगे 3, 0, 1 और 2। समझ में आपको आया, ठीक है। इसके बाद अब ये 3 मान प्राप्त हुए हैं तो हमारे जो उपकोष हैं वो भी कितने होंगे 3 होंगे, कितने होंगे 3, है ना। तो यहाँ पर 3 उपकोष। अब 3 उपकोष कौन कौन से प्राप्त होंगे देखो, तो 0 पे हमें क्या प्राप्त होता है एस, ठीक है। 1 पे क्या प्राप्त होता है पी, है ना, और जो 2 है उस 2 पे प्राप्त होगा आपको डी, क्या प्राप्त होगा डी, मतलब ये 3 उपकोष प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं n बराबर 4 पर, मतलब n का मान 4 होगा तो l का मान क्या होगा, ठीक है। तो l का मान हमारा वही है ना, l बराबर 0 से n-1, मतलब अब n का मान कितना है 4, मतलब 4 - 1, ठीक है, बराबर, है ना। अब 4 - 1 मतलब 3, है ना, तो मतलब ये 0 से कितना 3। अब ये माइनस मत समझना आप लोग, है ना, ये से वाला चिन्ह है ना, जैसे से के लिए हम डैश लगा देते हैं ना, तो ये से वाला, ठीक है। तो 0 से 3, अब 0 से 3 में कितनी संख्याएं होती हैं, तो देखो ये 0 और ये 3, है ना, तो 0, 1, 2 और ये 3, 3 होती हैं, सॉरी 4 होती हैं, 0, 1, 2, 3, है ना। तो 0 से 3 में आपको कितनी संख्याएं मिल जाएंगी 4, है ना, 0, 1, 2, 3, ठीक है। मतलब आपको दोस्तों एल के मान कितने प्राप्त होंगे 4 मान प्राप्त होंगे, कितने प्राप्त होंगे 4 मान प्राप्त होंगे, 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उपकोष भी कितने प्राप्त होंगे 4 उपकोष प्राप्त होंगे, कितने 4 उपकोष। अब 4 उपकोष कौन कौन से देखो, तो देखो 0 पे क्या होता है एस, है ना, 1 पे क्या होता है पी, है ना, 2 पे क्या होता है डी, और जो 3 है उस 3 पे क्या प्राप्त होगा आपको एफ। तो ये दो दोस्तों ये जो चीज आपको दिख रही है ना, 4 उपकोष, है ना, 3 उपकोष, ये 5 उपकोष, ये चीज आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। तो ये आप टेबल को एक बार और समझ लो, ठीक है। मैंने क्या बोला, जब एन का मान 1 है, जब n का मान 1 है तो l का मान आप किससे निकालोगे, इस फॉर्मूले से, किससे, इस फॉर्मूले से, है ना। अब n का मान हम यहाँ पर 1 रख देंगे तो जो l का मान है वो 0 से क्या हो जाएगा 1 - 1, मतलब l बराबर 0 से 1 - 1 मतलब 0, मतलब 0 से 0, मतलब l का मान 0 से 0। अब 0 से 0 का मतलब क्या होता है 0 होता है, क्या होता है 0 होता है। तो मतलब जो l है उस l का मान भी आपको कितना प्राप्त होगा 1, और वो मान क्या होगा 0, क्या होगा 0। तो जब l का मान 0 प्राप्त होगा तो उपकोष कितने होंगे 1 होगा, और वो कौन सा उपकोष होगा एस होगा। ये चीज आपको याद रखना है दोस्तों, ये आपको हमेशा काम आने वाली चीज है, ये आपको कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगी, है ना। चाहे आप बीएससी करो, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आप एमएससी करो, आप चाहे 12th पढ़ो, ठीक है, कभी भी ये पीछा नहीं छोड़ने वाली, ठीक है। तो जो 0 से n-1, ठीक है। अब n का मान 2 है, मैं यहाँ पर एक बार और समझा रहा हूं। अब n का मान कितना है 2, है ना, तो l का मान क्या हो जाएगा 0 से 2 - 1, मतलब l बराबर 0 से 2 में से 1 घटा दो 1, मतलब l का मान है वो 0 से 1 होगा, 0 से 1 के बीच। अब 0 से 1 के बीच कौन कौन आता है, एक 0 आता है और एक 1 आता है, मतलब l के मान आपको कितने प्राप्त हुए 2 प्राप्त हुए। अब l के मान 2 प्राप्त हुए तो दो कौन कौन से, एक 0 और एक 1, एक 0 और एक 1, है ना। तो जब दो मान प्राप्त हो
दोस्तों इसमें एक चीज और आपको याद रखना है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। अब वो इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों ये है कि आपको ये याद रखना है कि एक ये नोट डाल दे रहा हूं यहाँ पर, ये नोट, ठीक है। ये नोट आपको ये याद रखना है, यहाँ पर मैं 2 कॉलम बना दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं एल का मान, और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं उपकोष, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पर एक बात याद रखना है दोस्तों, जब L का मान 0 होगा, जब L का मान 0 होगा तो आपका फटाक से आंसर आएगा S उपकोष, है ना। जब L का मान 1 होगा तो आपका आंसर फटाक से आएगा P उपकोष, ठीक है। जब L का मान 0 होगा तो मैं बोलूंगा L का मान 0 होगा तो आपका बोलोगे कौन सा उपकोष होगा, तो आप बोलोगे S। 1 होगा तो P होगा, ठीक है। अब 2 होगा तो D होगा, ठीक है। और 3 होगा तो F होगा। इसके बाद आपका जो L का मान है वो आगे नहीं बढ़ेगा, टेंशन मत लेना कि जब 4 हो गया तो फिर क्या करें, है ना। तो उसकी बात मत करना, ठीक है, क्योंकि वो आएगा ही नहीं आपके पास, ठीक है। कक्षाएं होती हैं 4 और 4 से यहीं तक आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर रखना है, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों ये चीज हमारी क्या हुई, द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या में एक चीज और रह गई है दोस्तों, एक पॉइंट और आप ऐड कर लेना कि ये क्वांटम संख्या हमें उपकोष के आकार की जानकारी भी देती है। एक पॉइंट और ऐड कर लेना, कौन सा, कि यह क्वांटम संख्या हमें उपकोष के आकार की जानकारी देती है। कैसे, वो देखो। अब आपको पता है L बराबर 0 है तो S उपकोष प्राप्त होगा। कौन सा उपकोष, S उपकोष। और जो S उपकोष है उस S उपकोष की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, गोलाकार। कैसी होती है, गोलाकार, है ना। तो जब आपको 0 मान प्राप्त हुआ तो S उपकोष, और S उपकोष है तो कौन सी आकृति है, गोलाकार, है ना। और P की आकृति कौन सी है, डमरूबद्ध। कौन सी है, डमरूबद्ध, ठीक है। और जो D है उसकी आकृति कैसी है, डबल डमरूबद्ध। कौन सी, डबल डमरूबद्ध, ठीक है। और F की आकृति क्या है, तो F की आकृति क्या है, अनिश्चित है। इसकी कोई आकृति नहीं है, इसकी आकृति क्या है, अनिश्चित है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी एक पॉइंट ऐड कर लेना कि ये क्वांटम संख्या उपकोष के आकार की जानकारी देती है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट टेबल है, ये वाली और ये वाली, ठीक है। आप इसका अलग से स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी कॉपी में सिस्टमैटिक तरीके से नोट्स तैयार कर लेना। ये हमारी द्विगंशी क्वांटम संख्या हुई। अब हम पढ़ते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, जो हमारी 3rd नंबर की क्वांटम संख्या है ना। तो दोस्तों जो क्वांटम संख्या है वो एक दूसरे से रिलेटेड है ना। यदि मुख्य क्वांटम संख्या पढ़ ली है तो आप द्विगंशी पढ़ सकते हो, और यदि द्विगंशी पढ़ ली है तो आप चुंबकीय को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो देखो अब ये चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है। तो दोस्तों ये जो क्वांटम संख्या है, ये क्वांटम संख्या, यह संख्या उपकोष में उपस्थित कक्षकों की जानकारी देती है। देखो द्विगंशी क्वांटम संख्या हमें किसकी जानकारी देती है, उपकोष की जानकारी देती है। मुख्य क्वांटम संख्या हमें किसकी जानकारी देती है, कक्षा की। तो देखो कक्षा की जानकारी हमें प्राप्त हो गई, हमें उपकोष की जानकारी प्राप्त हो गई, और हमें जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो हमें उपकोष में उपस्थित कक्षक की जानकारी देती है ना। मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया था कि सबसे बड़ी क्या होती है, कक्षा होती है। कक्षा में क्या होता है, उपकोष होता है, और उपकोष में क्या होता है, कक्षक होता है, और कक्षक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ये पूरा क्रम चलता है परमाणु में, ठीक है। परमाणु में कक्षा, कक्षा में उपकोष, उपकोष में कक्षक, और कक्षक में क्या, इलेक्ट्रॉन। ये पूरा सब क्रम चलता है, ठीक है। तो ये क्वांटम संख्या हमें उपकोष में उपस्थित कक्षकों की जानकारी देती है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कक्षक में है, ठीक है, ठीक है। कक्षक की जानकारी देती है, इसे m से व्यक्त करते हैं। जो स्मॉल m होता है, स्मॉल m से हम इसे व्यक्त करते हैं। और जो m का मान होता है, अब ध्यान रखना, जो m होता है उस m मतलब ये चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है वो l पर निर्भर करती है। l मतलब द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या मतलब l पर निर्भर करती है। और जो m बराबर 2l + 1,
एल पर निर्भर करती है, और जो एम होता है उस एम का मान क्या होता है 2l प्लस 1 या फिर -l, 0, प्लस l, ये होता है। अब ये क्या चीज है, तो उस चीज को अभी आपको इस टेबल में समझा रहा हूं, ठीक है। तो ये इसकी कुछ बेसिक जानकारी हुई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो m है उस m का मान l पर कैसे निर्भर करता है, ठीक है। तो समझो, अब दोस्तों हमें पता है जो l है उस l का मान 0 से केवल 3 तक होता है। जो l है उस l का मान 0 से कहां तक होता है, 3 तक होता है, ठीक है। तो जब l का मान क्या है, 0 है, जब l का मान क्या है, 0 है, ठीक है। तो अब 0 है तो हमें उपकोष कौन सा प्राप्त होगा, s प्राप्त होगा। ये तो साधारण सी बात है, कोई जरूरी मतलब ऐसा नहीं है, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब m का मान, अब देखो l का मान कितना है, 0 है, और m का मान कितना है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है m बराबर क्या होता है, 2l प्लस 1 होता है। m बराबर क्या होता है, 2l प्लस 1 होता है। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। अब देखना l का मान हमने कितना माना, 0 माना, तो इसमें हम यदि 0 रखेंगे तो m बराबर देखो 2 इंटू 0 प्लस 1, ठीक है। अब ध्यान देना, तो यहाँ पर ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, केवल 1 में 0 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, केवल 1। मतलब जो m है उस m का हमें मान केवल 1 प्राप्त होगा। m का मान हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। और वो एक मान क्या हो सकता है, वो एक मान क्या होगा, m का हमें केवल 1 मान प्राप्त होगा, और वो एक क्या होगा, m का मान हमें कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, m का मान हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, और जो एक मान प्राप्त होगा वो हमें 0 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो ध्यान रखना है ना, m का मान हमें 1 प्राप्त होगा और वो 1 क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, वो 0 होगा। इस बात को मोस्टली याद रखना, ठीक है। तो अब हमें m का मान 1 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर जो कक्षक हैं वो कक्षक भी हमें 1 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 1 कक्षक प्राप्त होगा, ठीक है। अब वो कक्षक एक कौन सा होगा, अब बताओ, एक कक्षक किसमें होता है, एक कक्षक किसमें होता है, एस में तो होता है, और एस का एक कक्षक प्राप्त होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, वो कक्षक का नाम क्या होगा, एस कक्षक। वो उस कक्षक का नाम क्या होगा, जो एस उपकोष है उस उपकोष का कक्षक होगा एस। समझ में गए, एस उपकोष के जो कक्षक है उसका नाम भी क्या है, एस ही है, ठीक है। तो आपको क्या प्राप्त होगा, एस कक्षक, ठीक है। चलो आगे समझ लो। अब L का मान हमने रख दिया 1। अब L का मान यदि 1 होगा तो M का मान कितना प्राप्त होगा उसको समझो, ठीक है। तो M क्या होता है, 2L प्लस 1, ठीक है। तो देखो इधर M बराबर 2, L का मान हमें कितना रखना है, 1, ठीक है, प्लस 1। तो 2 बन जाए 2 मतलब 2, और ये प्लस 1 मतलब ये 3। कितने हो गए, 3। मतलब आपको जो m है उस m के मान कितने प्राप्त होंगे, 3 प्राप्त होंगे। कितने प्राप्त होंगे, 3। जब l का मान कितना है, 1 है, तो m के मान कितने प्राप्त होंगे, 3 प्राप्त होंगे। तो अब यहाँ समझो, तो देखो l बराबर 1 है तो उपकोष कौन सा होगा, p होगा। कौन सा होगा, p। और m के मान कितने प्राप्त होंगे, 3। अब m के मान हमें 3 प्राप्त हो रहे हैं, समझ लेना, m के मान हमें कितने प्राप्त हो रहे हैं, 3 प्राप्त हो रहे हैं। किस पर, 1 पर, ठीक है। अब 1 पर m के मान हमें कितने प्राप्त हो रहे हैं, 3। तो वो 3 कौन कौन से होंगे, 3 कौन कौन से होंगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो है ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है ना 1, इस 1 को माइनस से स्टार्ट कर देना है ना, या फिर आप ऐसा समझो, ठीक है। अब देखो m का मान क्या है, L का मान क्या है, 1। तो m का मान हमें कितने प्राप्त हुए, 3 प्राप्त हो गए। समझ में आपको आया। तो यहाँ से हमने 3 मान निकाल लिए। अब वो कौन कौन से प्राप्त होंगे, तो वो चीज हम यहाँ से निकालेंगे। वो चीज हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। कैसे, देखो अब -L 0 और +L, तो L का मान कितना है, 1, मतलब -1 है ना, 0, और ये हमारा +1। समझ में आपको आया। देखो 3 मान प्राप्त हुए, 1, -1, 0 और +1। आपको समझ में आ रहा है, ये 3 मेरा मान प्राप्त हुए। देखो -1 के बाद इधर आएंगे तो 0 आता है, और 0 के बाद इस तरफ आएंगे तो +1 आता है। समझ में आपको आ रहा है, ठीक है। तो m के मान आपको 3 तो प्राप्त होंगे, लेकिन वो 3 मान आपके होंगे कौन कौन से, -1 है ना, 0 और ये +1, ये 3 मान प्राप्त होंगे, ठीक है। अब यहाँ 3 मान प्राप्त होंगे तो यहाँ पर कक्षक भी कितने प्राप्त होंगे, m का मान 3 है तो कक्षक भी आपको कितने प्राप्त होंगे, 3 प्राप्त होंगे, ठीक है। अब वो कक्षक 3 कौन कौन से प्राप्त होंगे, तो दोस्तों एक बात आप याद रखना, जो p है उस p में 3 कक्षक होते हैं इस प्रकार से,
जो P होता है उस P में 3 कक्षक होते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में क्लियर किया है, कक्षाएं, है ना। ऑफकोर्स वाली जो वीडियो डली है उस वीडियो को देख लो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो जो P होता है उस P की आकृति इस प्रकार की होती है जिसमें 3 कक्षक होते हैं, ठीक है। ये पूरा क्या है, P है, ये पूरा क्या है, P है। अब यदि हम बात करें कि ये वाला क्या है, तो ये वाला है हमारा Px, ये वाला क्या है, तो ये वाला है हमारा Py, अब ये वाला क्या है, तो ये वाला है हमारा Pz। समझ में आपको आया, ठीक है। ये 3 कक्षक हैं जिसका नाम है Px, इसका नाम है Py और इसका नाम क्या है, Pz, है ना। तो याद रखना, तो कक्षक के नाम क्या होंगे, अब देखो 3 कक्षक प्राप्त होंगे, वो कौन 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 से होंगे, एक हमारा होगा Px, एक हमारा होगा Py और एक हमारा होगा Pz, है ना। तो दोस्तों यदि आप अच्छे से समझ रहे हो ना तो आपको हर चीज एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब L का मान कितना हो, 2 हो, L का मान कितना हो, 2 हो, तो पहले हम M का मान निकाल ले रहे हैं, M का मान क्या है, ठीक है। तो जब L का मान 2 हो तो ऑफकोर्स आपको कौन सा प्राप्त होगा, ऑफकोर्स आपको प्राप्त होगा D, ठीक है। अब M का मान, है ना, तो M का मान, M बराबर क्या हो जाएगा 2, L का मान कितना रखना है, हमें 2 रखना है, ठीक है, +1, तो 2 दूनी 4 और 1 5, मतलब M के मान आपको कितने प्राप्त होंगे, 5 प्राप्त होंगे। अब भाई M के मान हमें 5 तो प्राप्त हो गए, लेकिन हमें सर ये बताओ कि 5 होंगे कौन कौन से, ठीक है। तो आपका इससे निकालो, वो कौन कौन से होंगे, वो इससे निकालो, कहां से, -L से +L, -L से +L। इसका मीन्स दोस्तों देखो, अब L का मान कितना रखा है हमने, L का मान कितना रखा है हमने, 2 रखा है, मतलब ये -2 से +2 के बीच में होगा, -2। अब -2 के बाद क्या आता है, -1 आता है, और -1 के बाद क्या आता है, 0 आता है, और फिर क्या आता है, +1 आता है, और फिर क्या आता है, +2 आता है ना। तो मतलब देखो इसका मतलब ये -L से +L, मतलब यहाँ L का मान हमने 2 रखा है, तो मतलब -2 से क्या हो जाएगा, +2, और -2 से जब हम +2 जाएंगे तो आपको ये 5 मान प्राप्त होंगे, ठीक है। तो ये 5 M के मान कितने प्राप्त होंगे, 5 प्राप्त होंगे, जो क्या होगा, -2, -1, 0, +1, है ना, और ये +2। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, +2, ठीक है, ये ठीक है। तो अब हमें कक्षक कितने प्राप्त होंगे, तो कक्षक भी हमें कितने प्राप्त होंगे, 5 कक्षक प्राप्त होंगे, ठीक है। और उन कक्षकों का नाम क्या होगा, तो उन कक्षकों का नाम समझो, ठीक है। अब आपको दोस्तों पता है जो डी उपकोष होता है, इस डी उपकोष, ये मान लो डी उपकोष है, इस डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं, ठीक है। अब 5 कक्षक तो होते हैं, जिसमें से हमारा पहले का क्या नाम है, दूसरे का नाम क्या है, तीसरे का नाम क्या है, ये चीज समझ लो, ठीक है। तो देखो पहले का नाम है हमारा dx बाय, दूसरे का नाम है हमारा d बाय z, और तीसरे का हमारा नाम है dxz, है ना। अब देखो 1 2 3 4 5 में मैंने 6 बना दिए गलती से। तो तीसरे का देखो पहले का नाम क्या है, dx बाय d बाय z और dxz, है ना। इसके बाद जो हमारा चौथा है उसका नाम है dx² माइनस बाय स्क्वायर, dx² माइनस बाय स्क्वायर, ठीक है। और जो हमारा लास्ट बचा है उस लास्ट का हमारा नाम है dz², क्या है, dz², है ना। तो ये हमारे जो डी उपकोष है उसमें उपस्थित कक्षकों के नाम है। डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये नाम है ना। तो आपको कक्षक का नाम, तो कक्षक देखो उपकोष हमें डी प्राप्त होगा, और डी उपकोष में ये 5 कक्षक प्राप्त होंगे, जिसमें हमारा पहला होगा dx बाय, दूसरा होगा d बाय z, तीसरा होगा dxz, चौथा होगा dx² माइनस बाय स्क्वायर, और अगला होगा हमारा dz²। ये हमें 5 कक्षक प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हम आते हैं L के मान 3 पर। जब हमें L का मान 3 प्राप्त होगा, तो L का मान हमें 3 प्राप्त होगा, तो हमें F उपकोष प्राप्त होगा, कौन सा उपकोष, F उपकोष प्राप्त होगा, ठीक है। बट हमें M के कितने मान प्राप्त होंगे, तो दोस्तों हमें M के मान कितने प्राप्त होंगे उसको समझाओ, ठीक है। तो M, तो ये 2, अब इंटू L, अब L का मान कितना है, 3 है, तो ये 3 + 1, मतलब 3 दूनी 6
और एक कितना 7, 3 दूनी 6 और 1 7, मतलब m के हमें कितने मान प्राप्त होंगे, 7 मान प्राप्त होंगे। अब वो 7 मान कहां से कहां तक होंगे, -l से +l। अब l का मान हमने कितना रखा, 3 रखा, मतलब l जो m का मान है वो -3 से लेकर +3 तक होगा, है ना। अब -3, अब -3 ये हो गया, -3 के बाद -2 आता है, फिर -1 आता है, फिर 0 आता है, फिर +1 आता है, इसके बाद +2 आता है, इसके बाद +3 आता है। तो देखो 3 4 और 3 7, ये 7 मान प्राप्त हो गए। तो हमें एल के मान सॉरी एम के मान कितने प्राप्त होंगे, 7 प्राप्त होंगे। एक -3 -2 -1 0 +1 +2, है ना, और ये +3 ये प्राप्त होंगे। ठीक है, तो कक्षक भी हमें कितने प्राप्त होंगे, 7 प्राप्त होंगे। ठीक है, अब यहां से कक्षक का नाम क्या है, तो आप सभी को पता है कि जो एफ उपकोष होता है उस एफ उपकोष के कक्षक क्या होती हैं। ठीक है, तो नहीं अगर पता है तो मैं आपको एक एक करके लिखा रहा हूं। ठीक है, चलो, तो पहला हमारा होगा, देखो मैं आपको पहले यहां क्लियर करता हूं। यहां पर आपको पता है जो एफ है वो एफ में 7 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं, 7, है ना। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कक्षक होते हैं। और 7 कक्षकों में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 कक्षकों में टोटल होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल। ठीक है, तो देखो पहले कक्षक का जो नाम होता है वो होता है हमारा, क्या होता है, एफ। अब देखो एफ है तो एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ एफ जेड क्यूब। इसके बाद इसका होता है हमारा एफ एफ जेड स्क्वायर बाई स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसका हमारा नाम होता है एफ एफ एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद जो ये बचा है इसका नाम हमारा होगा एफ एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद जो बचा है उसका नाम है एफ एक्स बाय जेड, है ना। ये हमारे 7 कक्षक होते हैं। तो यहां पर हम इन्हीं का नाम लिख देंगे। पहला हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्यूब, दूसरा हमारा हो जाएगा एफ बाई स्क्वायर, तीसरा हो जाएगा एफ जेड क्यूब, चौथा हो जाएगा एफ जेड स्क्वायर बाई स्क्वायर, है ना। इसके बाद हो जाएगा एफ एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हमारा हो जाएगा एफ एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर, इसके बाद हमारा हो जाएगा एफ एक्स बाय जेड। तो दोस्तों एक बात आपको क्लियर बता देता हूं, इन चीजों की आपको ज्यादा जरूरत नहीं होती है। जो मैंने आपको ये चीजें बताई हैं, कक्षक का नाम, आपको ऐसा डाउट जा रहा होगा कि सर हम कक्षक तो ये याद ही नहीं रख पाएंगे, ये तो हम भूल ही जाएंगे, है ना। तो एक बात याद रखना कि इन चीजों की आपको ज्यादा जरूरत नहीं होगी। मैंने तो आपको ये पूरा समझाया है, सारा कुछ समझाया है। ठीक है, बाकी आपको इसकी और इस चीज की आपको जरूरत है। तो ये दोस्तों हमारी हुई चुंबकीय क्वांटम संख्या। आई होप कि आपको पूरा सब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा एक एक चीज। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अगली क्वांटम संख्या जो है चक्रण क्वांटम संख्या। अब दोस्तों हम जो लास्ट क्वांटम संख्या जो बची है उसको पढ़ेंगे, जो बहुत इजी है। ठीक है, जो हमारी चक्रण क्वांटम संख्या है, मतलब ये दोस्तों ये क्वांटम संख्या हमें जो कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आपके ये कक्षक इस टाइप से होते हैं, इस टाइप से कक्षक होते हैं, और इन कक्षकों में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से भरे होते हैं। ठीक है, ये एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं कक्षकों में, है ना। तो जो चक्रण क्वांटम संख्या है, ये क्वांटम संख्या हमें कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की जानकारी देती है। कि मतलब जो कक्षक है उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या है, मतलब चक्रण ऊपर की ओर है ना, कि चक्रण नीचे की ओर है ना। ये चक्रण की हमें जानकारी देती है। ठीक है, जब ऊपर की ओर चक्रण होगा दोस्तों तो ये इस प्रकार से होगा, मतलब ये घड़ी के जैसा चलेगा, है ना। और चक्रण नीचे की ओर होगा तो ये जो आकार है वो इस प्रकार से होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में चलेगा। ठीक है, घड़ी इस प्रकार से चलती है तो ये घड़ी की दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज, और ये घड़ी की विपरीत दिशा में, सॉरी दोस्तों ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इस प्रकार से
है ना, इस प्रकार से घड़ी की विपरीत दिशा में। ओके, चलो एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो देखो यह संख्या कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के चक्रण की जानकारी देती है ना। एक पॉइंट और लिख लेना, इसे एस से प्रदर्शित करते हैं, एस से व्यक्त करते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं, एस से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब आगे समझो, है ना। यदि इलेक्ट्रॉन का चक्रण घड़ी की दिशा में है, किसकी दिशा में है, घड़ी की दिशा में है, मतलब ये ऊपर की ओर है, इस प्रकार से आपको दिख रहा है ना, ये है ना, घड़ी की दिशा में, अर्थात ये ऊपर की ओर होता है। तो क्वांटम संख्या जो होती है, मतलब जो क्वांटम संख्या होगी वो प्लस में होगी, और वो प्लस में क्या होगी, 1/2 होगी। मतलब यदि इलेक्ट्रॉन का चक्रण इस प्रकार से आपको ऊपर की ओर दिख रहा है, तो जो क्वांटम संख्या होगी, मतलब s का मान होगा +1/2 होगा। कितना होगा, +1/2। तो क्वांटम संख्या क्या होगी, +1/2। तो आपको एक चीज याद रखना, यदि s का मान +1/2 है, तो जो चक्रण है इलेक्ट्रॉन का, वो कहाँ की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। ठीक है, अगला पॉइंट, यदि इलेक्ट्रॉन का चक्रण घड़ी के विपरीत दिशा में है, मतलब ये नीचे की ओर है, इस प्रकार से आपको ये दिख रहा है ना, ये नीचे की ओर है चक्रण। ठीक है, मतलब ये इस प्रकार से है ना। तो जो क्वांटम संख्या है उसका मान -1/2 होगा, मतलब जो s होगा उसका मान क्या होगा, -n/2 होगा। ये चीज याद रखना। ठीक है, या फिर आप जब भी आपको s का मान माइनस में मिले, तो आप ये समझ लेना कि जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का चक्रण नीचे की ओर है ना, घड़ी की विपरीत दिशा में है ना। तो दोस्तों ये हमने 4 क्वांटम संख्याओं को फिनिश किया है, और दो वीडियो लगी हैं इसमें। ठीक है, पहली वीडियो में हमने क्वांटम संख्या से रिलेटेड जितना भी बेसिक है, जितना इंट्रोडक्शन है, सारा कुछ अच्छे से समझाया, और चुंबकीय क्वांटम संख्या को उस वीडियो में कवर किया। इस वीडियो में हमने 3 क्वांटम संख्या, द्विगुणित क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या को समझा। एक एक चीज मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर की है, कहीं भी कोई शब्द नहीं रहने दिया आपके लिए डाउट के लिए। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको हमेशा काम आने वाली है। तो आई होप दोस्तों कि आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर करें, ताकि उन लोग का भी फायदा हो। थैंक यू वेरी मच।